बच्चों, पत्र के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो समझा दिया। अब पत्र के दो भेद होते हैं, जैसे अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। जो अनौपचारिक पत्र है उसमें निजी या व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं, और जो औपचारिक पत्र है उसमें व्यवसाय संबंधी या कार्यालय संबंधी पत्र लिखे जाते हैं। मैं आपको किताब में जो भी पत्र दिए हुए उनका थोड़ा बहुत सारांश बता रही हूँ। अब किताब में हमारे जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहला पत्र है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए भेजा हुआ है। इसमें जो पत्र है वह साहिल ने लिखा हुआ है, उसने स्नेहल को लिखा है। और इसमें जो जन्मदिन है वह साहिल का जन्मदिन है, और साहिल स्नेहल को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहता है। वह कहता है कि मेरे जन्मदिन पर सारे लोग आने वाले, उसके रिश्तेदार भी आने वाले हैं, उसके कुछ और भी मित्र हैं जैसे बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया, वह सारे मित्र भी आने वाले हैं। इसलिए वह चाहता है कि तुम भी आओ, और अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो मेरा जन्मदिन है वह आनंद का दिन तो होता ही है, साथ साथ अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सारा दिन भर हम भोजन, जलसा, खेल आदि करेंगे और रात को सिनेमा देखेंगे। इसलिए साहिल चाहता है कि स्नेहल उसके घर आए, उसके जन्मदिन पर आए तो उसे अच्छा लगेगा। इस तरह का यह है निमंत्रण पत्र। तो जो निमंत्रण पत्र है वह हम लग्न के अवसर पर भी उसे हम भेज सकते हैं। तो लग्न के अवसर में हमें उसमें लग्न में लिखना है कि शादी में हम ये करने वाले, वो करने वाले हैं। इस तरह छोटा सा हम इसमें शादी के अवसर पर यह निमंत्रण पत्र भेज सकते हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ लिखे हुए, जैसे कि जन्मदिन यानी कि सालगिरह, रिश्तेदार यानी सगे संबंधी, अवसर यानी कि प्रसंग। अब दूसरा पत्र, हमारा दूसरा प्रश्न है बधाई पत्र, यानी कि जो जन्मदिन है उस पर उसे पत्र मिलता है, इसलिए फिर वह उसके जन्मदिन की उसे बधाई देता है। इसमें जो स्नेहल है वह साहिल को पत्र लिखता है, और स्नेहल जो है वह साहिल से कहता है कि तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई। और वह कहता है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर शायद नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती है और पिता है वह सुबह 10 बजे दफ्तर चले जाते हैं। छोटी बहन है वह बहुत छोटी है, वह स्कूल भी जाती है, इसलिए सारा जो घर का बोझ है उसी पर आया हुआ है। इसलिए वह कहता है कि शायद मैं तुम्हारे इस शुभ अवसर पर नहीं आ पाऊँगे, इसलिए तुम विवश मत हो जाना, यानी दुखी मत हो जाना, और तुम्हारा साल जो जन्मदिन है वह हमेशा आए, वह खुशियों भरा हो, यह सारी शुभकामनाएं वह देता है। और अंत में कहता है कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे, यानी कि दीर्घायु रखे, और तुम हमेशा खुश रहो, यह उसे शुभकामना देता है। इसमें भी जो बाई तरफ है वहाँ पर जो उसने पता लिखा हुआ है, तारीख भी लिखी है, उचित संबोधन भी किया हुआ है, और अंत में भी उसने अपना नाम लिखा हुआ है। अब हमारा तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र, यानी कि जो खेल का महाकुंभ में उसमें असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन न करने पर जो सखी है उसको यह पत्र लिखा हुआ है। यहाँ पर भी नाम लिखा है, पता लिखा है, उचित संबोधन भी किया हुआ है। तो जो अवनी है वह जागृति को पत्र लिख रही है और कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता के द्वारा जाना कि तुमने महाकुंभ में जो चक्र फेंक की प्रतियोगिता है उसमें वह हार जाती है, इसलिए वह कहती है कि तुम हार गई तो कोई बात नहीं, अगली बार ज़्यादा मेहनत करना और उसमें सफल हो जाना, क्योंकि हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता की सोपान है, यानी कि चाबी है। इसलिए हमें ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहना है, यानी कि जब तक हमें हमारा ध्येय है वह मिल न जाए तब तक हमें उस पर डटे रहना है, काम करना है, निराश नहीं होना है। और दुगने उत्साह से यानी कि डबल यानी कि ज़्यादा मेहनत करके हमें उसका अभ्यास करके आगे बढ़ना है और सफलता
प्राप्त करनी है। अगर हम ज़्यादा दुगने उत्साह से अभ्यास करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम गुजरात में प्रथम आओगे, ऐसी मुझे आशा है। इसलिए तुम मन लगाकर अभ्यास करो। यह है आश्वासन पत्र। जो हारे हुए अपने मित्र है उसे आश्वासन देने के लिए यह पत्र लिखा हुआ है। अब अगला पत्र है अनुमति पत्र, यानी कि संबंधी पत्र। प्रवास जाने के लिए अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखा गया। इसमें भी पता लिखा है, तारीख यानी कि दिनांक लिखी हुई, उच्च संबोधन है, पिताजी है, हमसे बड़े हैं इसलिए हमने उन्हें पूज्य पिता से ऐसे लिखा हुआ है। इसमें जो रमेश है वह अपने मित्रों के साथ प्रवास जाना चाहता है। वह 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखना जाने वाले हैं। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। प्रवास 3 दिन का होगा और उसके लिए 800 रुपये का खर्च होगा। और उस 3 दिन में उसके मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत, डेविड आदि भी उसके मित्र प्रवास में जाने वाले हैं और वह इस प्रवास में शामिल होना चाहता है। इसलिए वह अपने पिता से प्रवास की अनुमति मांगने के लिए और 800 रुपये का मनी ऑर्डर भेजने के लिए वह अपने पिता से पत्र लिखता है और अंत में अपनी माता को प्रणाम करता है और अंत में जो सही संबोधन है वह इसमें लिखा जाता है। यानी कि जो ये पत्र है अनुमति वाला, उसमें वह अपने पिता से प्रवास जाने के लिए अनुमति मांगता है। अब हमारा अगला पत्र है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है उसे कहते हैं प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र जो है वह अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए भी हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं और अगर हमें शादी में जाना हो तो उसके लिए भी हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र दिया हुआ है वह छुट्टी के लिए अपने प्रधान अध्यापक से मांगा हुआ है। इसमें भी नाम लिखा, पता लिखा है, तारीख लिखी है, उचित संबोधन किया हुआ है। इसमें जो पत्र लिखा है हुआ है उसमें शादी की जो मनोज पटेल है उसकी बहन की शादी है 27 तारीख को। वह इकलौता भाई है और शादी धूमधाम से की जाने वाली है। इसलिए वह चाहता है कि मुझे 24 से 28 यानी कि 5 दिन की छुट्टी स्कूल से चाहिए। इसलिए वह 5 दिन स्कूल में नहीं आ पाएगा। इसलिए वह प्रार्थना पत्र लिखता है और चाहता है कि वह मज़े से शादी को धूमधाम से यानी कि मज़े करे और उसे 5 दिन की छुट्टी भी मिले और उसका जो भी अभ्यास है वह बाद में आके वह कर लेगा। ऐसा वह प्रार्थना पत्र अपने आचार्य महोदय से लिखता है। इसमें फलतः यानी कि परिणाम स्वरूप है अवकाश यानी छुट्टी, इकलौता यानी कि वह अकेला भाई है। यह है शब्दों के अर्थ। हमारा अगला पत्र है कार्यालय संबंधी, यानी कि जो पत्र कार्यालय का कामकाज के लिए लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं कार्यालय पत्र। उसमें सरकारी अफसरों के बारे में भी अगर कुछ लिखना हो तो हम कार्यालय संबंधी तो वो लिख सकते हैं, या स्कूल या कॉलेज के जो प्रधान अध्यापक हो उनको भी हम कुछ अगर दिक्कत हो तो उनके बारे में उनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पत्र दिया हुआ है वह स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा गया है गंदगी के बारे में। यानी कि जो ये सुरेश भाई परमार है उनके मोहल्ले में बहुत सी गंदगी फैली हुई है, इसलिए वह स्वास्थ्य अधिकारी को यानी कि महानगर पालिका को यह पत्र लिख रहे हैं। उसमें वो लिख रहे हैं कि हमारा गायत्री मोहल्ला है, पिछले कई दिनों से उसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है और शायद किसी के यहाँ शादी है और जो रास्ता है उस पर भी बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, कूड़ेदान भी बहुत रखे हुए हैं, फिर भी वह यहाँ वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है। इसलिए वह चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य अधिकारी वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर आप किसी को भेजें और यहाँ की जो गंदगी है उसको शीघ्र हटाएं ताकि मोहल्ला साफ़ सुथरा और कोई बीमार न पड़े। इसलिए वह इस गंदगी को दूर हटाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते हैं।
हमारा जो आखिरी पत्र है वह व्यावसायिक पत्र है, यानी कि व्यवसाय में सामान खरीदने या बेचने अथवा जिसमें रुपयों का लेन देन होता है उसके लिए लिखा जाता है। जैसे दुकानदार है, व्यापारी है, प्रकाशक है, उसके बारे में अगर इनके पास हमें कुछ लेना हो तो उनको हम यह पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पत्र दिया हुआ है वह पुस्तक भेजने के लिए जो पुस्तक विक्रेता है उसको यह पत्र लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। और यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है उन्हें जो जो किताबें मंगवानी है उसका नाम भी लिखा है और उसके लेखक का नाम भी लिखा है। जैसे नन्ना कोश, जैसे रतिलाल नाइक है, नालंदा विशाल शब्द सागर, उसके लेखक है श्री नवल जी। यानी कि किताब के नाम भी लिखे और उनके लेखक भी लिखे हुए हैं। और वह कहते हैं कि हमें शीघ्र VPP यानी वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें ताकि हमें तुरंत मिले। इस तरह यह सारे पत्र हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको डायरी के संबंध में कुछ बातें बता रही हूँ। सबसे पहले तो डायरी जो शब्द है वह अंग्रेजी शब्द है और उसे हम हिंदी में दैनंदिन ऐसा कहते हैं। जो डायरी है वह प्रतिदिन यानी हर रोज़, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में या महीने में कभी भी हम इसे लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन लिखते हैं यानी हर रोज़ लिखते हैं, कुछ होते हैं जो हफ्ते में एक बार लिखते हैं, जिससे उन्हें वक्त मिलता है उसी तरह वह डायरी लिखते हैं। अब जो डायरी है उस डायरी में जो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी घटनाएं बनती है उसके बारे में लिखा जाता है। जो डायरी में जो भी बातें लिखी जाती है वह सही सही लिखनी चाहिए। अब आगे, व्यक्ति के द्वारा जो लिखा गया अनुभव है और उसका सोच, उसकी भावनाओं को लिखित रूप से अंकित किया गया वह यह संग्रह है, यानी कि डायरी। डायरी में व्यक्ति अपने अनुभव, अपनी भावनाओं, अपनी सोच उसके बारे में लिखता है। अब जो डायरी लेखन है उसकी कुछ विशेषता है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक के बाद उसमें लिखना चाहिए। उसमें जो लिखा गया विवरण है यानी कि वर्णन संक्षिप्त में यानी कि थोड़ा बहुत लिखना चाहिए। और सारगर्भित यानी उसमें जो वास्तविक है, जो सही बात है वही उसमें लिखनी चाहिए और महत्वपूर्ण बातें ही उसमें होनी, यानी कि हम जो डायरी लिखते हैं उसमें विवरण यानी कि वर्णन अच्छा हो वह भी थोड़ा बहुत लिखना चाहिए, सही होना चाहिए और महत्वपूर्ण यानी जो ज़रूर है उतना ही हमें लिखना चाहिए। अब डायरी है, उस डायरी में स्थान, तिथि यानी कि तारीख भी होनी चाहिए और वह भी स्पष्ट रूप में लिखी होनी चाहिए। डायरी में जो समय है उसमें कुछ सही गलत की जांच होनी चाहिए, उसमें बनावटीपन यानी दिखावापन होना नहीं चाहिए, उसमें कल्पना की हो ऐसा होना चाहिए, उसमें चित्रों का भी विवरण होना चाहिए। अब डायरी के कुछ लाभ तो जो डायरी है उसमें जो भी हम जानकारी लिखते हैं वह सही होती है और वह डायरी हम कभी भी खोलकर उसे पढ़ सकते हैं। और अगला तो जो डायरी है वह जो भी लिखता है वो दिन भर में उसके जो अच्छे बुरे काम उसने किए होते हैं उसके बारे में वह लिखा होता है। डायरी एक दस्तावेज है, उससे हम कभी भी खोलकर पढ़ सकते हैं। हमारे पिछले जीवन में जो भी घटनाएं घटी है उन अनुभवों को, उन घटनाओं को हम आसानी से वहाँ उसे खोलकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डायरी का दो उदाहरण दिए हुए हैं, आप वो एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि डायरी जो है वो बहुत अच्छी यानी कि डायरी लिखनी चाहिए, क्योंकि डायरी लिखने से हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, अच्छी हो या बुरी तो अगर हम वो घटनाओं को अगर खोल कर देखते हैं तो अगर हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा हमने किया हो, अगर हो गया हो तो उसे सुधार सकते हैं। अगर बुरी बात वापस न हो उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। जो डायरी है वह आत्मकथा शैली में लिखी जाती है और वह गुप्त रखी जाती है, क्योंकि डायरी है हम किसी को अपनी डायरी हम किसी को पढ़ने के लिए नहीं देते हैं। और डायरी में जो भी
भावनाएं हमने प्रकट की हुई है वह हमें खुद को ही पता होती है, इसलिए हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम किसी और को नहीं बताते हैं। और डायरी ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपनी भावनाएं, अपनी जो मन की बातें हैं वो लिखते हैं। शायद हम किसी और को नहीं कह पाते हैं तो वो हम अपनी डायरी में लिखते हैं। इसलिए डायरी एक गोपनीय वस्तु है जिसमें हम अपना अनुभव, अपनी अच्छी बुरी बातें लिखते हैं। नमस्ते।